हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी जो पेपर 2 में आता है और इसका एनसीईआरटी करेंगे। और 6 चैप्टर हो गया है, ये 7 क्लास का एनसीईआरटी है। और 6 चैप्टर हो गया है, ये 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है तो जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह से एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं और दस्तकारियों और उत्पादकों और गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। क्या थे दोस्तों? तो हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। क्या हुए? हर जगह अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। क्या था? पहले से ही विभाजित था। और ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए। क्या किए? राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। क्या हुआ? ऊंच और नीच और अमीर और गरीब का फासला बढ़ गया। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। क्या हुआ? ज़्यादा जटिल हो गया। कब? तो ये मुगल के काल में, ठीक है ना। तो दोस्तों बड़े शहरों से परे जनजाति समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। क्या करते थे? कर्मकांडों को नहीं मानते थे। और ना ही वे कई असमान वर्गों के विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे और कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका पूर्वज करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्रहक या पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला-जुला रूप अपनाते थे। क्या करते थे? मिला-जुला रूप अपनाते थे। और कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी। क्या थी? कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। क्या करते थे? मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते रहते थे, ठीक है। और जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे। कहाँ पर? तो भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। मतलब खुद के नियम बनाए हुए थे, उसी में अपने परिवार के बीच में बंटवारा करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कहाँ कहाँ? तो जंगलों हो गया, पहाड़, रेगिस्तान और दूसरे दुर्गम पर ये निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर
आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। क्या होता था? टकराव होता था दोस्तों। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विधि किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस बंधन ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। क्या किया? धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, जनजातीय लोग कौन थे? तो चलिए देखते हैं जनजातीय लोग कौन थे। तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। क्या की है? बहुत कम जानकारी दी है। और कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। क्या करते थे? लिखित दस्तावेज ये लोग नहीं रखते थे। ठीक है ना। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। मतलब लिखित नहीं रखते थे, लेकिन वो मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। और परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। मतलब हर एक नई पीढ़ी जब आते थे तो उनको विरासत में मिलती थी। ठीक है ना। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है ना। मतलब पहले नहीं था दस्तावेज, लेकिन अब इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। क्या था? बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। क्या थे? खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। ठीक है। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। मतलब पहले खोखर थे, लेकिन बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। किसको? कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। और मुल्तान और सिंध में मुगलों का द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघून नेक्स्ट है दोस्तों, लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था और उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। और वो कौन थे? तो बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। क्या थे? कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। और पश्चिम हिमालय में गड्डीगर्रियों की जनजाति रहती थी। कौन सा जनजाति दोस्तों? तो ये गड्डीगर्रियों की जनजाति रहती थी। और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नंगा अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभाव था। कौन? तो अहोम और कई दूसरी जनजातियों का भी प्रभाव था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कौन? तो चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। और बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। कब हमला किया? तो 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। और कौन किया? तो अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने। ठीक है ना। उसके बाद है कि किया और उन्हें परास्त किया।
उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। कौन? तो औरंगजेब। क्या किया? तो कई किलों पर वो कब्जा किया और इस जनजाति का अपना अधीनस्थ बना दिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, मतलब झारखंड के साथ साथ में ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। मतलब कई ऐसे जनजाति थे जिसका निवास स्थान थे। और कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागर, बेतर और मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। कौन सा जाति? तो भीलो जाति, ठीक है ना। पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी और 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। मतलब बसे हुए और खेतिहर और जमींदार भी बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संगरक बने रहे। मतलब खेती भी करते थे और वो शिकार भी, कितने लोग थे जो शिकारी भी बने हुए थे। और मौजूदा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कौन सा लोग? तो गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो कौन कौन सा राज्य में? तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? तो चलिए देखते हैं खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे दोस्तों। तो दोस्तों खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। मतलब जो खाना बदोश थे वो चरवाहों अपने जानवरों के साथ में वो दूर दूर तक घूमते थे और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। किस पर? तो दूध और अन्य पशुचारियों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थ से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ें क्या करते थे? चीज़ें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद और फरोख्त करते थे। क्या करते थे? खरीद और फरोख्त भी करते थे दोस्तों। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। कौन लोग? तो बंजारा लोग, ठीक है ना। उनका करवा टांडा कहलाता था। उनका जो करवा था वो टांडा कहलाता था। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, ठीक है ना। कौन करते थे? ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन सा सुल्तान होगा? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। कहाँ पर? तो बंजार लोग विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर के वो बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों ये बंजारे
17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। किसने? तो ये अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडे में कई परिवार होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भरवा हुकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल और उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादातर वो खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं, और जहाँ वह महंगा है वहाँ उससे क्या करते हैं? इससे चीज़ों को लाद देते हैं और जो किसी और जगह मुनाफे में साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। कितने? टांडा में कितने लोग हो सकते हैं? तो 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। कितना? तो 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र वो नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्या है दोस्तों? रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तो कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने और पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी और सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। और नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशीबनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। क्या करती थी? अपनी कमाई के लिए जो उनके अंदर कला था उन कला का प्रदर्शन करती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बदलता समाज, नई जनजाति, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। क्या हुआ कि जैसे जैसे अर्थशास्त्र और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई वैसे ही हुनर वाले लोग की आवश्यकता भी पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। क्या हुए? वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। और उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। मतलब ब्राह्मणों के बीच एक नई जनजातियां फिर सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। क्या किया गया? उनको जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सुनार हो गया, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है ना। वर्ण की बजाय जाति और समाज के संगठन का आधार बनी। क्या बने? आधार बने। नेक्स्ट है दोस्तों,
जाति परिवार विचार और विमर्श। जाति परिवार और विचार और विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तल्लुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो तमिलनाडु में, ठीक है ना। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग, मतलब ये रथकारों, ये शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इन जाति के कामकाज तय किए और जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लड़कियों से बने साज सामान तैयार करवाना और मंडप बनवाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। क्या थे? राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हुनु, चंदेल और चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। कौन कौन? तो हुनी हो गया, फिर चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, मतलब पुराने जो शासक थे उसकी जगह वो क्या कि धीरे धीरे अपना जगह ले ली। फिर विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपने संपदा का इस्तेमाल किया। क्या क्या दोस्तों? अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है कि शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। क्या हुई? ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। क्या हुए? जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाए, मतलब छोटी जातियों में ही क्या की जगह बना पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। क्या क्या था? काफ़ी पहले वो इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए यहाँ नज़दीक से एक नज़र, ये क्या है? ये गोंड है, ठीक है ना, गोंड जात। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पर है? ये गोंड लोग कहाँ रहते थे? तो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे और स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। मतलब स्थानांतरित कृषि और जगह बदल बदल कर खेती करते थे, ठीक है ना। जैसे एक जगह खेती करते थे और उसको फिर छोड़ देते, फिर दूसरे जगह जा कर के खेती करते थे, उसे स्थानांतरित कृषि कहते थे, ठीक है ना। विशाल ये गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय
कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे, ठीक है ना। और अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा के उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। कितना गांव थे? तो 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। क्या था? हर गढ़ किसी खास गौंड के कुल में था, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। स्थानांतरित कृषि, किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब ये ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। मतलब एक जगह जैसे झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ी के काट करके उसे जला दिया जाता है और जलाने के बाद उसमें फिर बीज बोने के बाद फिर वो अपने जो खाद है जो अपने जलाया हुआ था वो उसे ख़त्म कर देता है और फिर उसमें उस जगह को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद दूसरे जगह में फिर चले जाते हैं खेती करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। क्या होते थे? 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? तो 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। क्या होता था? बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँवों को मिलाकर बनते थे। कितना गाँव को? 12-12 गाँव को मिला करके बनते थे। और बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। मतलब गौंड समाज को चरित्र को क्या किया? बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया और ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिक प्रभावशाली बन गए और गौंड सरदारों के अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसीलिए गढ़कटंगा के गौंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। कौन सा उपाधि धारण की? तो संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने मोहब्बा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। क्या किया? सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। क्या हो गई? दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। कितनी? तो 5 साल के वीर नारायण के नाम पर शासन की संभाल ली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। कहाँ पर? तो गढ़कटंगा पर हमला किया। किसने? तो ये मुगल नृत्य सेनाओं ने। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। क्या हुआ कि उसके पास समर्पण करने के अच्छा वो समझा कि मैं मर जाऊं, ठीक है ना। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। क्या हुआ? तुरंत उनका पुत्र भी मारा गया।
नेक्स्ट है दोस्तों, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। क्या था? गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट ने बेशकीमती मतलब जो कीमती सिक्के और हाथी बहुयाता में हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गया। क्या हो गया? लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। किसके खिलाफ? तो बुंदेल और मराठों के खिलाफ। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गए अहोम। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में। कहाँ से आए थे? तो म्यांमार से आए थे। ठीक है ना। उन्होंने भूइयों और भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजों को 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इनके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने से सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कहाँ से? तो दक्षिण पश्चिम से उसको कई आक्रमणों से सामना करना पड़ा। और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। क्या किया? अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोग की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर? तो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। मतलब जो जबरन उससे काम लिया जाता था उससे क्या कहलाते थे? तो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। क्या की गई थी? तो एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। क्या करने होते थे? पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। क्या हुआ? इस प्रकार अहोम कुल क्या हुआ दोस्तों? तो टूट गए। और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वर्ष के रूस युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में वे बंद सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती में नए तरीके भी अमल में लाए। मतलब चावल का जो खेती था उसमें नए तरीके का भी वो अमल में ले आए। अहोम समाज कुलों में
विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। क्या थी? वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी। इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। कहाँ से? तो निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। मतलब एक खेल जो होता था उसमें कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। मतलब समुदाय के अनुमति के बगैर और राजा तक वो वापस नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट है कि शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दे गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। क्या बन गया? वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। क्या था? नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। किसको? तो जो कवि होते थे और जो विद्वान होते थे उनको अनुदान में जमीन दिया जाता था और नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।